नमस्कार मित्रों, मैं लग रहा है आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं विशाल अग्रवाल जी, जो कलकत्ता से हैं। बाय क्वालिफिकेशन ये सीए और सीएफए दोनों हैं, और ये थर्ड जनरेशन के ट्रेडर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये तीसरी जनरेशन के ट्रेडर हैं। इनके दादाजी भी स्टॉक मार्केट में थे, इनके पिताजी भी स्टॉक मार्केट में थे, और ये खुद भी स्टॉक मार्केट में हैं। और लगभग जहां तक हमारी बात है, पिछले 21 सालों से ये खुद स्टॉक मार्केट में है। क्यों? यस अनिल जी, 2003 से मार्केट में हम। 2003 से तो 21 ईयर से, लेकिन हाँ, जो कंबाइंड जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा है। 20 ईयर से, 21 ईयर से ज्यादा है। वो तीन जनरेशन का कंबाइंड एक्सपीरियंस और कंबाइंड विजडम है। तो आज हम उसी कंबाइंड विजडम का फायदा लेने की कोशिश करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। तो विशाल जी, चलिए आप स्टार्ट करें, थोड़ा दर्शकों के लिए कुछ दो शब्द कहें। थैंक यू अनिल जी, मेरे को इस पे इनवाइट करने के लिए। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं जरूर। अराउंड 21 ईयर्स, जैसे आपने कहा, मार्केट में हो गए हैं। मैंने जब हम्म। मार्केट ज्वाइन किए थे, आई थिंक 900 के आसपास का निफ्टी था। और आज हम हम्म। 24-25 हज़ार की निफ्टी पे शायद ट्रेड कर रहे हैं। सो एकदम। एंड आई थिंक 15 ईयर्स ओल्ड जब मैंने मार्केट्स ज्वाइन किया था। मेरा पैशन था मार्केट्स को लेकर के। दैट इज वाई हम्म। आई ज्वाइन मार्केट्स। हाँ, और हाँ। अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग करना शुरू किया, फिर इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस डाला। और अब प्राइमरीली इन्वेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। ट्रेडिंग को थोड़ा सा कम करते हैं, पर इन्वेस्टिंग या फंडामेंटल एनालिसिस करके एक वैल्यू स्टॉक निकालना, वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस देना, वो ही उस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है एक्चुअली। बढ़िया है। ये हमारे विशाल जी की जो स्टाइल है वो बहुत बड़े मल्टी बैगर रिटर्न पकड़ने की है, एक इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म, मतलब एक बढ़िया रिटर्न कैप्चर करने की जो स्ट्रेटजी है वो ये है। और मोस्टली मेरे ख्याल से विशाल, आप कैश मार्केट में ही ट्रेड करते हैं या डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड करते हैं? डेरिवेटिव्स भी ट्रेड करते हैं, पर बहुत परसेंटेज वाइज बहुत कम ट्रेड होता है डेरिवेटिव्स में ज्यादातर पोजिशनल ट्रेड्स लेते हैं, जो प्रॉब्ली जिसमें 20% 25% का रिटर्न दिखता है, वही दिखता स्टॉक है। या वैसा ट्रेड करने का कोशिश करते हैं। और कैश मार्केट में इन्वेस्टिंग करते टाइम, तो अगर जब इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो अगर 5x नहीं दिखता है स्टॉक, तब हाँ। अदरवाइज उसको नहीं लेते हैं। नहीं मिनिमम करते, एकदम 5x सही। दिखे 2-3 साल 5 साल में, तो ही वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वरना नहीं करते। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विशाल और मेरी हमारी जो स्टाइल है वो मैच करती है। क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स है वो जानते हैं कि मैं खुद भी 95% जो वो कैश मार्केट में ट्रेड करता हूँ, और 5% जो है वो इंडेक्स बेस्ड ट्रेड करता हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि वो अपनी एज बनी रहती है, थोड़ी सी शार्पनेस बनी रहती है, मार्केट टच में रहता है। और फिर उसका एडवांटेज हम लोग कैश मार्केट में उठाते हैं। ठीक है। तब विशाल, जब ऐसा करते हैं, अब एक पहला सवाल शुरू करते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपके हिसाब से 21 सालों में आपने क्या चेंज देखा? 21 साल में देखिए, ऐसे तो बहुत कुछ बदला है, और हम्म। ऐसे देखे तो कुछ नहीं बदला है। हम्म। क्या क्या चीज बदला है? काफी ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन आ गया, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो गया मार्केट, थोड़ा मैच्योर हो गया है। शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी काफी अच्छी हो गई है अब। अच्छी हो गई। डेप्थ, मार्केट डेप्थ बहुत अच्छी हो गई है। करेक्ट। रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन काफी बढ़ गया है, उस टाइम में नेग्लिजिबल परसेंटेजेस था। हम्म। ठीक है। बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, जो उस और टाइम में बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड थी। सेबी के रेगुलेशंस की वजह से या एक्सचेंजेस की प्रोएक्टिवनेस की वजह से हम्म। मार्केट्स काफी ऑर्गेनाइज हो गई और बहुत बड़ी हो गई मार्केट। आई थिंक मार्केट कैप वाइज अगर आपने देखे, आपको इंडेक्स भले ही 20 गुना 25 गुना दिखता होगा, पर लास्ट 20 साल में, पर मार्केट कैप वाइज अगर देखेंगे, तो मार्केट कैप शायद 50 गुना से ज्यादा हो गया है, बिकॉज बहुत 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 सारी नई बढ़ गई। कंपनीज लिस्ट होती हैं। और एकदम सही उन्होंने बोल। उन्होंने काफी काफी वेल्थ बना रहा है, काफी बड़ा मार्केट कैप हो गया मार्केट का। और उन्हीं बदलने के लिए, देखिए, आज भी पैसे वैसे ही बनते हैं। वैल्यू हम्म। इन्वेस्टिंग करके आज भी पैसे बनते हैं। सही बात है। ट्रेडिंग से इन्वेस्टिंग के लिए कैपिटल आज भी वैसे ही निकलता है। हम्म। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो आज भी सिस्टमैटिक रूप से डिसिप्लिन वे में पैसे बनाते हैं। वो बनाते आज हैं। से 20 साल पहले भी था, आज भी है, और आई बिलीव नेक्स्ट 20 साल में भी यही रहेगा, कि ही अगर आप रहेगा। डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे हैं, तो यू विल मेक मनी इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द मार्केट्स आर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जिस पे बात करेंगे विशाल भाई, कि अपना जो है, और आप कलकत्ता से हैं, कलकत्ता जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल हब माना जाता है अपने देश का। और आज भी कलकत्ता फाइनेंशियल सिचुएशंस में, चूंकि मैं भी पर्सनली कलकत्ता से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, आना जाना रहता है, तो मुझे पता है कि कलकत्ता जो है वो फाइनेंस का हब है, और कलकत्ता में फाइनेंशियल विजडम भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो अच्छा, मुझे को एक चीज़ आप बताओ कि
स्टॉक मार्केट जो है वो एज अ, चूंकि आप क्वालिफाइड भी हो, तो एक चीज मैं दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा एक ही सेम हम्म। क्वालिफिकेशन है तो हम लोग जानते हैं, बट फिर भी एक दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन रहेगा कि विशाल भाई ये बताइए कि अपना जो है स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, या फिर जो एक्सपीरियंस और विजडम वो ज्यादा विन करे करता है मार्केट में? देखिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर कोर्स या कोई एजुकेशन ज़रूरी नहीं है स्टॉक मार्केट में। मतलब कंपल्सरी नहीं है कि आप ये कोर्स नहीं करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ऐसा कुछ हम्म। नहीं है। ठीक है, आपका आप में अगर थोड़ी सी भी फाइनेंशियल विजडम है, या आप फाइनेंशियल चीज़ों को समझते हो, मैथ्स नंबर्स समझते हो, नंबर्स क्रंचिंग आपको आती है, तो हम्म। आई थिंक यू कैन बी गुड एट दिस गेम। बट चलिए। फॉर फॉर मी स्पेशली, ठीक है, मैंने CFA या CA दोनों इसीलिए किया था बिकॉज आई वांटेड टू बी प्रोफेशनल इन वट एवर आई डू। ठीक है, करेक्ट। मैं समझना चाहता था। मैं इंटीग्रिटीज को लेकर के, टेक्निकल को लेके, फंडामेंटल्स को लेकर के, आई वांटेड टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट बिकॉज आई वाज नॉट हियर फॉर फन। आई वांटेड इट टू मेक माय सीरियस करियर आउट ऑफ दिस। दैट इज व्हाई आई डिड दिस प्रोफेशनल कोर्सेज। अदरवाइज अगर किसी को स्टॉक मार्केट में करना है तो आई थिंक म्यूचुअल फंड्स आर वन ऑफ द बेस्ट वेज आज के दिन में वेल्थ बनाने के लिए। आप हम्म। सिंपल वे में विदाउट एनी नॉलेज, आप एक नॉर्मल जैसे RD खोलते हैं, वैसे आप SIP करके भी अच्छा वेल्थ बना सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। बट सिंस आई वांटेड टू बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर, दैट इज व्हाई आई डिड दिस CA एंड CFA। चलो, अब अगला क्वेश्चन। विशाल को स्टॉक मार्केट में किसने सबसे ज्यादा हेल्प किया, विशाल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन ने, या जो फैमिली पेडिग्री मिली उसने? एंड फैमिली पेडिग्री से पैशन आया था मुझे। ठीक है, हम्म। जो मुझे आज भी मार्केट्स में एवरी डे सुबह 7 बजे उठ करके, हाँ, मतलब 9 बजे ऑफिस पहुंचने के लिए पुश करता है। वो जो हम्म। पैशन है वो शायद फैमिली की वजह से आया था। पर 9 से 3:30 में मुझे ये लगता है कि जो मेरा एजुकेशन है, या जो मैंने पढ़ाई की है, या मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है 20 साल में मार्केट्स में, वो ज्यादा हम्म। हेल्प करता है ज्यादा देन द बस फैमिली पेडिग्री। पैशन जो है उसे आया था फैमिली से। वहां से मतलब, क्योंकि देखो क्या होता है विशाल, यू आर वेरी among very few people who are supported by family to do this business or activity. अदरवाइज हम जिस कंट्री में अभी फिलहाल है इंडिया में, अब तो थोड़ा बहुत फिर भी गया है, वरना आज से 5 साल पहले अगर कोई कहता है कि मैं स्टॉक मार्केट कुछ अपना प्रोफेशन या करियर बनाने जा रहा हूँ एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर, तो जनरली एक ही चीज होती थी कि ये जुआ है, सट्टा है, और इसमें केवल पैसे डूबते भी हैं, मतलब लॉटरी खेलने की लत लग रही है बच्चे को। इस तरीके से जो है घर से कॉमन कमेंट देखने को मिलता था। पिछले 3-4 सालों में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, और कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर भी ये पेनेट्रेशन गया है, ये मैसेज गया है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन का एक जरिया है स्टॉक मार्केट। और अब जो है कहीं ना कहीं लोग इसके ऊपर बारे में अवेयर हो रहे हैं, बट फिर भी आई थिंक दैट आवर कंट्री इज वेरी यंग एज कंपेयर टू द वेस्टर्न नहीं, काउंटर आई पार्ट। कंप्लीटली अग्रीड विद दैट। थैंकफुली मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था। मतलब व्हेन आई क्लियर, मतलब मैं क्लास 10 जब पास किया उसके बाद से ही आई स्टार्टेड डूइंग मार्केट्स। तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था। आई वाज कि भाई यही करना है दैट वाज बिकॉज अ वेरी गुड चॉइस। दैट वाज अ वेरी गुड चॉइस, यू it कुड turned out to be a चॉइस। good choice honestly speaking, but एग्जैक्टली। हाँ, मतलब I was not given a choice कि तो आपको ये चॉइस, करना है कि नहीं हाँ, करना बस यही करना है है। सीधी सी। हाँ, यही करना है अल्टीमेटली। तो तो ये कभी अच्छा ही कभी था, अल्टीमेटली टर्न कभी आउट कभी वेरी गुड। चॉइस नहीं होना भी लाइफ में अच्छा हो जाता है, हाँ। हाँ हाँ, वेरी हाँ। वेरी ज्यादा ट्रू, वेरी ट्रू। ज्यादा ऑप्शन होना जो है कहीं ना कहीं आदमी को भटका देता है। अगर सही ऑप्शन पहले से ही डिसाइडेड हो तो वो ज्यादा सही रहता है। अग्रीड। ठीक है। अच्छा विशाल, अब इसमें हम बात करेंगे इसमें कि अगर किसी को, एक फ्रेश पर्सन को स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके, मतलब इन्वेस्टिंग करके, नॉट ट्रेडिंग, मैं बात करूंगा इन्वेस्टिंग कर करके वेल्थ जनरेट करना हो, तो एक नया बंदा कौन से ऐसे फैक्टर्स को देखना पसंद करेगा, या किस तरीके से वो एक स्टॉक को ढूंढे जिससे कि उसको सही स्टॉक मिले, क्योंकि आज के डेट में हजारों स्टॉक लिस्टेड हैं। कोई कहता है, कहीं से टिप आ जाती है कि भाई ये ले लो, कहीं टीवी में किसी ने बोल दिया ये ले लो, कहीं कुछ भी। तो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो कंफ्यूज जाते हैं, और यूट्यूब पर जाने के बाद तो फिर वो एकदम ही घबरा जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई कहता है कि जो है ये 99% एक्यूरेसी वाला इंडिकेटर है, ये ले लो। और कोई कहता है कि बस ये एक स्टॉक है 2 रुपए वाला, इसमें सारा जमीन जायदाद बेच करके लगा दो, पुश्ते खाएंगे। इस तरीके के जो है थंबनेल्स देखने को मिलते हैं।
देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जो चीज़ यूट्यूब पे है या जो चीज़ का रिकमेंडेशन यूट्यूब पे है, उस पे तो हम्म। कभी ज़िंदगी में पैसे नहीं लगाने। भले ही वो स्टॉक 10 गुना हो जाए, उस पे कभी पैसे नहीं लगाने। नहीं क्योंकि लगाने। अल्टीमेटली अगर आप एक बार सक्सेस पा भी लोगे, तो हम्म। आप उसके बाद अल्टीमेटली उसमें अपना पूरा वेल्थ खराब कर दोगे। तो वो कभी नहीं करना, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा आज के दिन में सोशल मीडिया के कारण या एक मतलब इंफॉर्मेशन के को लेकर के इतना 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 इंफॉर्मेशन है कि आपको फिल्टर करना जरूरी है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन ग्रास्प करना है और क्या इंफॉर्मेशन अवॉइड करना है। अवॉइड करनी तो है। वो सिस्टम भी आपका एक इन प्लेस होना चाहिए कि भाई हमको ये इंफॉर्मेशन या ये सब चीज एकदम कंप्लीटली इग्नोर करना है। तो वो मेरे भी ख्याल बहुत से जरूरी है। और लोगों से तो बात करता हूँ तो किसी को आइडिया, बहुत कम लोगों को आइडिया है, लेकिन विशाल आपको पता होगा मैंने स्टार्ट किया था 2007 में, और ये उस समय की हम्म। बात है। तब मेरे पास कोटक से का पहला मेरा अकाउंट था, और वो कोटक कलकत्ता से ही फ्लाई करके आए थे मेरे यहाँ इंस्टॉल करने, पूरा चार्ट वार्ट जो है कीट का सेटअप करने। तो उस समय अगर ध्यान हो तो यूट्यूब वगैरह पे कुछ भी नहीं मिलता था उस समय, तो जो है कुछ नहीं था यूट्यूब पे। यूट्यूब तो 2005 से शुरू हुआ इनफैक्ट। 2005 में पहला यूट्यूब वीडियो अपलोड हुआ था। ठीक है। उसके पहले तो यूट्यूब का कोई कहानी नहीं था। और गूगल में भी अगर सर्च करते थे ना, तो उस समय कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट से ज्यादा मिलती नहीं थी। अनिल जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब अपना लर्निंग फेज में था 2003 से 2007-8 तक, हाँ। मैं एनएससी की वेबसाइट पे हम्म। जो एनुअल रिपोर्ट्स है या जो कंपनी के बोर्ड मीटिंग्स के अनाउंसमेंट होते थे या डिविडेंड्स होता था, उसके हाँ। बारे में बकायदा एवरी डे 3 से 4 घंटा पढ़ता था और हम्म। वहां पर से रिसर्च करता था एक्चुअली में। सही बात तो है। वो जो एनएससी की वेबसाइट है, आज भी अगर आप जा करके अगर आपको एक्चुअल रिसर्च करना है, तो आपके हम्म। लिए एनएससी की वेबसाइट और बीएससी की वेबसाइट इज वन ऑफ द एकदम बेस्ट प्लेसेस टू डू द रिसर्च। एकदम आपको एकदम। कहीं और जाने की दरकार नहीं है, वहां पर नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बहुत कुछ है। कंपनी का क्या हिस्टोरिकल पी है, आपको प्राइस हम्म। चार्ट्स, प्राइस भी वहां पर आपको सारा एक्सेल में मिल जाएगा वहां पर। हाँ, सब सब उससे सब बेटर मिलता कुछ भी नहीं है, आप वहां पर है। सारा अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो हम ट्रू। लोग ने उस लेवल पे रिसर्च की थी कि मुझे मतलब आप एफएनओ में आई थिंक उस टाइम में 150-200 कंपनी होती थी। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो वो एकदम। एफएनओ की कंपनीज का जनरली डिविडेंड याद रखना बहुत जरूरी होता था क्योंकि एडजस्टमेंट होता था उस टाइम में। एडजस्टमेंट होता था। हाँ, तो वो पूरा एवरी एवरी क्वार्टर का एवरी मंथ का याद रखते थे कि इस महीना इस शेयर में डिविडेंड आने वाला है ये। क्योंकि वो हम्म। बेस एकदम ग्राउंड लेवल का रिसर्च करते थे। कोई सही बात। कोई वो फॉर्मेट नहीं था कि भाई कोई बता दे पहले से कि भैया इस नहीं, कंपनी में का आने वाला है। वो खुद का पूरा एक्सेल बना करके वर्क करते थे। तब मुझे ध्यान है कोई भी जो है चार्टिंग सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल नहीं था। नहीं था, नहीं था। सारे पेड चार्टिंग सॉफ्टवेयर थे, एंड ऑफ द डे मिलता था। फ्री वाले जो थे कहीं कहीं आई चार्ट्स हम्म। वगैरह, ध्यान है उस समय आई चार्ट्स का एक वेबसाइट हुआ करता था। और मिंट वगैरह कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी देते थे। और ये जो है एंड ऑफ द डे चार्टिंग मिलती थी बस। और अगर आपको मार्केट के दौरान लेना है तो वही भी ओडिन सॉफ्टवेयर, और साथ में कीट का, कोटक का कीट एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर होता था, वो हम यूज करते थे। तो ये वहां से चलकर अब आज तो ये सिचुएशन है कि आज तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है। ओवरलोडेड है। और अब तो ये डिसाइड करना है कि क्या क्या नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हर जगह से चारों तरफ से बम्बार्डमेंट आता है। हर यूट्यूब जो है आजकल तो जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स थे वो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हो गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। हाँ, जो नहीं। पहले जो लोग कहीं देखता हूँ बहुत, मतलब बहुत ज्यादा व्यूइंग हो गई है, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनके पुराने वीडियो जाकर के देखो तो पहले वो बताते थे कि मोटिवेशन कैसे करें, या फिर एमएलएम मार्केटिंग कैसे करें, इस तरह के वीडियोस उनके शुरू के पड़े हुए हैं। वो धीरे धीरे कब वो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बन गया पता ही नहीं चला। वो कोविड के टाइम में सारे के सारे एक्सपर्ट, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हो गए। देखिए, इसमें क्या है ना, अपने बहुत बार बड़ी पिक्चर देख देते हैं पर उसमें छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। किसी ने हम्म। बहुत अच्छी बात कही थी, हर्षद मेहता वाला जो अभी आप वेब सीरीज आया था, आपने देखा होगा, हाँ स्कैम एकदम। 1982। हम्म। उसमें हर्षद भाई एक ब्रोकर के पास जाता है, ठीक है, उसका जो बाद में काफी अच्छा फ्रेंड भी बनता है। हाँ हाँ। और उसने वो बोलता है कि भाई कोई टिप तो दीजिए। तो हम्म। बोलता है फ्री में तो मैं टिप अपने बाप को भी नहीं देता। और वही ट्रू। एक्चुअल में अच्छा ब्रोकर है हाँ, सही जो बात है। फ्री में इंफॉर्मेशन सर्विस या ये कुछ भी फ्री में नहीं हम्म। देता ना, तो उसकी टिप हमेशा काम करेगी जो काम अपने कर। टिप की वैल्यू करता है। सही तो बात है। ये जो फ्री के इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो यूट्यूब पे बिना मतलब की मार्केटिंग कर रहे हैं, अल्टीमेटली इनका मॉनिटरी इंटरेस्ट कोई कुछ और है इसमें। हाँ। इनको आपका फायदा करा के कुछ नहीं मिलने वाला है। नहीं नहीं, और नहीं, अब पीपल तो नीड टू धीरे धीरे अंडरस्टैंड काफी दिस थिंग। खुलने भी लगा। अभी तो काफी खुलने लगा, वरना पहले ट्विटर पर तो जो करोड़ों करोड़ों के स्क्रीनशॉट्स आते थे कि आज मैंने 3 दिन में ऑप्शन सेल करके
1 करोड़ बनाया, और ऐसे बहुत से आते थे, हम लोग देखा करते थे। अब सब गायब हो गए। हाँ, अब सब ठीक है, गायब हो गए। सब गायब हो गए। तो चलिए, हम अपनी बात कर रहे थे कि अगर एक आदमी, कोई भी अगर नया बंदा अगर स्टॉक मार्केट में खुद इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर ढूंढना चाहे, तो हम्म। किस तरीके से वो किन फैक्टर्स को देखे जिससे कि उसको सही शेयर मिले? हम्म। तो देखिए, इसके लिए ना जनरली लोग, हम शुरू में मैं कहता हूँ लोगों को कि फंडामेंटल एनालिसिस पे आप स्टिक रहिए। ठीक है, हम्म। टेक्निकल शुरू में सीखने में थोड़ा सा आपको टफ लगता है, थोड़ा सा इन्वेस्टिंग नहीं होता एक्चुअली, वो ट्रेडिंग होता है ज़्यादा। ट्रेडिंग तो ज्यादा होता है। इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो करें। हम्म। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या देखें, उसमें भी बहुत चीज़ें हैं। तो हम्म। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक बहुत सिंपल मॉडल बनाया है, जिसमें हमने जो फैक्टर्स लिखे हैं उनको फंडामेंटल का ही फुल फॉर्म के हिसाब से रेडी कर दिया, सो ठीक दैट है। हमारे आपके जो व्यूअर्स हैं या उनके लिए भी एक बहुत इजी चेकलिस्ट हो गया कि फंडामेंटल में फंडामेंटल ही देखना है हाँ। बस। तो उसी का मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार आप सिर्फ उसका जो हाँ, पूरा एक बार के लिए शीट मैं एक बार शेयर कर दीजिए। एक बार मैं ये सामने शीट रख दे रहा हूँ व्यूअर्स के लिए। हाँ, ठीक है, तो ये है फंडामेंटल की शीट आ गई है। सबसे पहले जो चीज होता है, एफ से हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल हेल्थ। देखिए, हम्म। बात अल्टीमेटली पैसे की ही है। ठीक है, एकदम तो सीधी सी बात। अगर आपके पैसे लग रहे हैं तो कंपनी उस पैसे का क्या करती है, कंपनी अपने वेल्थ का क्या कर रही है, कंपनी अपने एसेट्स का क्या कर रही है, वो सबसे हम्म। पहले देखा जाता है। तो वो कहाँ देखा जाएगा, वो देखा जाता है मेनली बैलेंस शीट, इनकम बैलेंस शीट। स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट आपको कोई भी कंपनी के देख जो वेबसाइट है उसमें मिल जाएंगे, हर हम्म। एनुअल रिपोर्ट्स में भी और क्वार्टरली रिपोर्ट्स में भी। ठीक है, हम्म। इससे आपको क्या देखना है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, सॉल्वेंसी देखनी है, और कंपनी हम्म। कैसे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर रही है या ऑपरेशनली एफिशिएंट बन रही है कि नहीं बन रही है, वो चेक हम्म। करना है। ठीक है, हम्म। कंपनी का अर्निंग्स अच्छा है कि नहीं है, कंपनी अपने डेट को मैनेज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ये आपको बेसिकली फाइनेंशियल हेल्थ वाला पार्ट से देखना है। ठीक हम्म। है, इसके नेक्स्ट में अपने को वैल्यूएशन समझना है, क्योंकि ठीक है। अल्टीमेटली अगर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है या नहीं है, उसके बेसिस पे ही अपने को इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, ठीक। तो तो ये वैल्यूएशन जो देखने का यू यू है वो अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएशन है, जो पॉइंट। है वो अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएशन। ठीक है, वैल्यूएशन। तो ठीक। अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएशन में सबसे पहला चीज, अपने को वैल्यूएशन कैसे करते हैं, जो दो मेजर प्राइस पॉइंट यूज किए जाते हैं वो होते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड हाँ। प्राइस टू बुक रेशियो। ठीक है, रेशियो, ठीक है। जिसको पी रेशियो एंड पीबी रेशियो भी बोला जाता है। हाँ, ठीक है। ठीक है, और कुछ लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से भी कंपनी का वैल्यू निकाल करके उसको मार्केट कैप से कंपेयर करके कंपनी का वैल्यू देखते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू तो मेथड जिसको हम बोलते हैं, ये प्रेजेंट हाँ, वैल्यू। मतलब प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, वो हम्म। डिस्काउंटेड कैश फ्लो से निकलता है। हाँ, तो पी फ्यूचर कैश रेशियो फ्लो। बेसिकली इज प्राइस बाय ईपीएस ठीक है। एंड पीबी रेशियो इज बेसिकली प्राइस बाय बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक ठीक है, ठीक। तो ये दोनों कंपेयर करने, पी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है, प्राइस टू बुक रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है। अगर आप, इफ यू आर एबल टू बाय अ कंपनी बिलो इट्स बुक वैल्यू, यू आर डेफिनेटली गेटिंग अ गुड वैल्यू कंपेयर टू योर इन्वेस्टमेंट। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं जो है एन से, विच इज नेविगेटिंग इकोनॉमिक फैक्टर्स। नेविगेटिंग अच्छा। इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब ये हुआ कि हम्म। कंपनी कैसे इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट्स या गवर्नमेंट की पॉलिसीज को मैनेज कर रही है, उसमें मैनेज कर। मैनेज कर रही है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, हम्म। और कंपनी जो इन्फ्लेशन के कारण उनके कॉस्ट तो इनपुट हो रहे हैं, उसको हम्म। कस्टमर्स को क्लाइंट पास ऑन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, मतलब वो। अपनी मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पा रही है कि नहीं इन्फ्लेशनरी एग्जैक्टली, कंडीशंस में, क्योंकि हाँ, तभी। अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर रही है कि नहीं। करेक्ट, अगर वो पास ऑन कर पाएगी तभी प्रोटेक्ट कर पाएगी, अदरवाइज उसका मार्जिन डेंट होगा। हाँ, तो तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जो बहुत अच्छी कंपनीज है वो बहुत इजीली अपने ब्रांड के कारण या अपना एक ब्रांड वैल्यू रिकग्निशन के कारण, ये जो हम्म। कॉस्ट इनपुट का प्रेशर होता है, ये बहुत हम्म। इजीली और बहुत कंफर्टेबली पास कर लेती है और अपना ठीक। मार्जिन लॉन्ग टर्म में मेंटेन कर पाती है। बढ़िया। तो ठीक जो है, कंपनी जितने अच्छे तरीके से अपना मार्जिन प्रोटेक्ट कर पाएगी वो उतना अच्छी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं, आगे है डेट एंड लेवरेज असेसमेंट, ठीक है। जिसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि कंपनी ने जो बिजनेस के लिए उधार ले रखे हैं या जो पैसे लोन ले रखे हैं, उसको कंपनी कितना अच्छा से मैनेज कर रही है,
प्लस हम्म, वो जो डेट है वो इक्विटी के मुकाबले कितना है, इक्विटी से ठीक। ज्यादा है, इक्विटी से कम है। तो हम्म, इसके लिए बेसिकली दो रेशियोज देखे जाते हैं, विच इज हम्म, डेट टू इक्विटी रेशियो हम्म, एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक। तो डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब टोटल डेट बाय टोटल इक्विटी, हम्म, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस बाय ईबीआईटी। EBIT। ईबीआई हाँ, ईबीआईटी में सिर्फ आपके लिसनर्स के लिए एक बार वापस क्लियर कर दे रहा हूँ। बोले। ईबीआईटी इज बेसिकली इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग, अर्निंग बिफोर सॉरी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन। टैक्सेस, करेक्ट। ठीक है, ये बेसिकली ये बताता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट का कितना गुना कमा रही है एक्चुअल में। कमा रही है, ठीक। हाँ, तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, और हम्म, डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा उतना है। बढ़िया, हाँ, ठीक। ठीक। इसमें एक और चीज देखने के लिए होती है कि कुछ कुछ सेक्टर्स में डेट इक्विटी रेशियो ट्रेडिशनली लो रहता है, हम्म, कुछ सेक्टर्स में डेट टू इक्विटी रेशियो ट्रेडिशनली हाई रहता है। हाई फॉर रहता है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जो कंपनीज कैश रिच हैं या कैश एक्रेटिव है, जिनका कैश फ्लो अच्छा रहेगा, उसमें हम्म, हमेशा डेट टू इक्विटी रेशियो कम है। कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप एशियन पेंट्स देखो, या हाँ, आप एफएमसीजी कंपनीज देखो, जो FMCG। हम, हाँ, एफएमसीजी कंपनीज जो कैश आईटी में, आईटी आईटी में आईटी बहुत कम कंपनीज है, आईटी आईटी कंपनीज कंपनी नेग्लिजिबल डेट डेट है ही नहीं उनके में मैनेजमेंट होता ऑब्वियसली। ही नहीं है। हाँ, ठीक है, हार्डली तुम लोग कुछ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लोन लेते करेक्ट, होंगे, बट करेक्ट, लॉन्ग टर्म करेक्ट। डेट तो है ही नहीं। ठीक है, उसके मुकाबले अगर आप देखोगे रियल एस्टेट कंपनीज है, या जो हम्म, हाई कैपेक्स इंडस्ट्रीज है, ठीक है, हाँ, टेलीकॉम फॉर एग्जांपल इज अ हाई कैपेक्स इंडस्ट्री। ठीक है, रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा लोन लिया जाता है। ठीक है, एकदम। यूटिलिटी तो में भी ये, काफी होता है, यूटिलिटी कंपनीज जो होती हैं। ऑयल हाँ, एंड गैस में काफी ह्यूज लोन होता है। ऑयल हाँ, एंड काफी गैस में लोन होता है, तो ये सब कंपनीज में ट्रेडिशनली डेट टू इक्विटी रेशियो हाई रहता है। हाई तो रहता है। इस बेसिस पे सिर्फ उन चीजों उनको उस कंपनीज को नेग्लेक्ट ना करें, हम्म, बाकी फैक्टर्स को भी कंसिडर करें। प्लस ठीक। अगर अगर आपको कंपेयर करना है तो उस सेक्टर की 5 कंपनियों का एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो निकालें, और हाँ, फिर उसको कंपेयर करें कि उस सेक्टर के हिसाब से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है कि कम है। तो मतलब ये है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में अगर आप डील कर रहे हो तो उस सेक्टर के बाकी पेयर्स को भी देखें, और ये देखें कि उस एग्जैक्टली, सेक्टर के एवरेज जो भी उनकी डेट इक्विटी है, उसके मुकाबले आपकी कंपनी जो है वो कहाँ बैठती है, वो नीचे है एवरेज से या एवरेज के ऊपर है। यस, एवरेज से नीचे होना ज्यादा अच्छा है, एवरेज से ऊपर हो तो थोड़ा सा सतर्क रहें। सतर्क रहने वाली बात है। ठीक। वे, वैसे ही सेम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, जितना हायर इंटरेस्ट रेट कवरेज रेशियो रहेगा उतना कंपनी बढ़िया है, कंपनी बढ़िया। उतनी ऑपरेशनली बढ़िया कर रही है। कंपनी हम्म, को इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस अपना डेट को मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जितना हम्म, कंपनी अच्छा करके। इफ लेट्स से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का 10 है, तो हाँ, मतलब कंपनी आराम से अपना जो लेवरेज है या डेट है, अगर मान लीजिए साल भर 2 साल का रिसेशन भी आ जाता है, एक डाउन टर्न भी आता है इकोनॉमी में, तो तो भी मैनेज कंपनी हो। इजीली मैनेज कर पाएगी। एकदम, एकदम। तो वो ठीक एक बात। फैक्टर है। ठीक है, अब ठीक। चलिए इसके इसके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे तो बढ़ते हैं, हाँ। नेक्स्ट अपना आता है ए। ए से अपने बोलते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लाइबिलिटीज, वो ठीक। सबसे जरूरी चीजें, एसेट्स, कंपनी के पास क्या एसेट्स है, जैसे हम्म, कैश, इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी, और लायबिलिटीज जो उसके लोन है या अकाउंट्स पेबल है, वो क्या है। बेसिकली उसका जो नेटवर्थ निकालना है, नेटवर्थ देखना है कि कंपनी के पास एसेट्स ज्यादा है या लोन ज्यादा है। लोन जिस ज्यादा कंपनी है। के पास एसेट्स ज्यादा हैं, वी शुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनीज जिन जो हम्म, एसेट रिच है। ठीक है, हम्म, और या जो छोटी लाइबिलिटी लेकर के बड़े एसेट्स बनाने में बिलीव रखती है। एकदम सही बात है। वैल्यू क्रिएशन वही कंपनीज करती हैं बेसिकली, जो एक छोटा लाइबिलिटी लेती है और उससे बड़े एसेट्स बनाती है, सही बात। लॉन्ग टर्म यील्डिंग एसेट्स। तो ध्यान ये रखना है कि भाई अगर लाइबिलिटीज हो तो उसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कम हो, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऑपरेशनल बिजनेस का पार्ट है। और एसेट की तरफ में हमें दोनों देखना है, लॉन्ग टर्म एसेट भी अच्छे हों और शॉर्ट टर्म एसेट भी जो है। इनफैक्ट एसेट तो हम शॉर्ट टर्म में प्रेफर करते हैं कि कम से कम हो, इन्वेंट्री कम से कम हो, डेटर्स कम से कम हो, वो उतना अच्छा है। लेकिन देखिए, कैश और बैंक जो है वो सही यूटिलाइज होते रहें। इसमें ना बाकी जो शॉर्ट टर्म एसेट्स है उसका भी असेसमेंट के लिए हमने एक और पॉइंट लिया है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ठीक ठीक है, है, हाँ। उसका भी एक असेसमेंट होगा। पर एकदम, मैं यहाँ पर जो एसेट्स बोल रहा हूँ वो कंपनी के बेसिकली हार्ड एसेट्स। हार्ड वो, एसेट्स, हाँ। वो हार्ड एसेट्स क्या है, और तो यहाँ कंपनीज, पर फिर हम कैपेक्स को देखें कि जहां पर कैपेक्स बढ़ता हुआ जा रहा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन हाँ, हो रहा है, वहां पे ज्यादा आपको अच्छी पोटेंशियल है शेयर के भाव में बढ़ोतरी होने की। अग्रीड।
कंपनी हमेशा ग्रोथ के बारे में सोच रही है। ग्रोथ के बारे और में। प्लस ये भी देखें कि कंपनी अपने इंटरनल अक्रूवल से कैपेक्स फंड कर रही है क्या। जैसे कि हाँ। लाइबिलिटीज, मान लीजिए 2,000 करोड़ का उन्होंने कैपेक्स करना है, पर सिर्फ 500 करोड़ का लोन ले रही है, बाकी हम्म। 1,500 करोड़ पे अपने इंटरनल अक्रूवल से फंड कर रही है। तो दीज ठीक। कंपनीज विल ऑलवेज क्रिएट बिगर वैल्यू देन कंपनीज हु टेकिंग अ 2,000 करोड़ लोन। ठीक। तो विशाल जी, इसको थोड़ा सरल भाषा में दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा मैं, कि इसका मतलब आप ये समझें कि एक तो कंपनी ये उन कंपनियों पर ध्यान दें जो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही हैं। और दूसरा चीज ये देखिए कि उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं, अपने खुद के पास से यूज कर रहे हैं जिसको हम इंटरनल फंड बोलते हैं, या उसको लोन ले रहे हैं, या उसको कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं, कुछ अपना पैसा कुछ बाहर का पैसा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना कम वो बाहर का पैसा लेते हैं उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है ना? यस, यस, यस। हम्म। ठीक है। चलिए। अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। जरूर। एम हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट है। तो एम हाँ। के लिए सबसे बड़ा वर्ड मैनेजमेंट है मेरे हिसाब से। ठीक हाँ, है। मार्केट अगर ट्रेंड्स एंड मैनेजमेंट। अगर अगर आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं होगा, तो फिर कुछ भी, आपका पैसा कभी भी सेफ नहीं रहेगा, आपका कंपनी नहीं में है। कभी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं रहेगा। आप हम्म। जिसको पैसा दे रहे हैं वो कंपनी से ज्यादा मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, कि एकदम सही। मैनेजमेंट कैसी है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है। इसके लिए हमेशा उस कंपनी का वेबसाइट जाएं, कंपनी के जो मैनेजमेंट टीम है, जो सीईओ है, जो हम्म। बोर्ड है, उसके बारे में पढ़ें। कंपनी ठीक के बात। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो प्रैक्टिसेस हैं या रूल्स हैं उसका हम्म। एक स्टडी करें। कंपनी हम्म। इन्वेस्टर फ्रेंडली है कि नहीं है, वो आप ज्यादा वो देखें। ये सब करने से आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में या लॉन्ग टर्म विजन के बारे में ज्यादा पता चलेगा। पता जब चलेगा। कंपनी फाइनेंशियल सॉरी जब कंपनी फाइनेंशियल गाइडेंस की जगह हाँ। ऑपरेशनल गाइडेंस दे, हम्म। वो कंपनी हमेशा आपके लिए वैल्यू क्रिएट करेगी। कम, चलिए। कोई भी कंपनी ये अगर बोले कि भाई मैं नेक्स्ट ईयर एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाऊंगा या कमाऊंगी, हम्म। तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। ये गुड बोले साइन। कि हम लोग इतना प्रोडक्शन करेंगे या इतना फैक्ट्री लगाएंगे या हम इतना ग्रोथ करेंगे, नॉट करेक्ट। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मतलब, सेल्स नंबर हाँ, या प्रोडक्शन समझ बस, गया समझ गया नॉट इन समझ मैं। प्रॉफिट नंबर्स। हाँ, मतलब मार्केट साइज या तो बढ़ाने की कोशिश करें, या हाँ, मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश करें, इन दोनों की तरफ किया गया जो प्रयास है वो ज्यादा सही है। या तो कोई नया एग्जैक्टली। प्रोडक्ट, नए बिजनेस में, नए वेंचर में घुसे तो वहां से एक नया मार्केट उनको मिलेगा, या जिस एग्जिस्टिंग मार्केट में है उसके ज्यादा से ज्यादा शेयर्स अपने ग्रैब करने की कोशिश करें। तो ये एफर्ट जो है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेशन के लिए और वेल्थ क्रिएशन के लिए ज्यादा सही रहते हैं। जो जो मैनेजमेंट टीम टीवी पे आके या कहीं पर आके अपने प्रॉफिट नंबर्स का गाइडेंस दे या अपने मतलब हाँ, अ, एकदम। वो वो आई थिंक उन कंपनी से दूर रहना चाहिए। चुप वो रहना चाहिए। कंपनीज वो कंपनीज आई थिंक वो ज्यादा तो टीवी में आने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो तो इन्वेस्टर ये नंबर बात नहीं जो है होती। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा एम्फोसाइज करना जरूर रहेगा विशाल यहाँ पे, क्योंकि जो लोग होते हैं ना, जो नॉर्मली जो रिटेल पीपल है ना, वो क्या करते हैं, सुबह सुबह सीएनबीसी या तो खोल के बैठ जाएंगे, या जी न्यूज खोल, जी बिजनेस खोल के बैठ जाएंगे। ठीक है। अब वो वहां पे ये देखते हैं कि अच्छा देखो, इसने तो इनके जो आए थे सीएफओ या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या उनके चेयरमैन जो भी इस कंपनी के, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगले साल हमारा प्रॉफिट जो है वो 10-20% मार्जिन से हम उसको बढ़ा अचीव कर लेंगे, तो यार बस अब खरीद लो इसको, तो बहुत बढ़िया है। तो ये जो है मेरे ख्याल से ये चीज जो है, ये तरीका अच्छा नहीं है। आप प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स पर कम ध्यान दें, उसके बिजनेस ग्रोथ के मॉडल पर अगर डिस्कशन हो तो उस पर ज्यादा ध्यान। हाँ, जो अच्छे सीईओज होते हैं या जो अच्छी मैनेजमेंट होती है, वो हमेशा ऑपरेशंस की जो ग्रोथ है या ऑपरेशन की जो एफिशिएंसी है उसके बारे में बात करते हैं। बात बिकॉज करते हैं। उनके लिए बॉटम लाइन इज द सेकेंडरी। उनके लिए सेकेंडरी। ऑपरेशनली अच्छा करना या ग्रोथ करना या वैल्यू क्रिएट करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। जो जो पीएल से ज्यादा बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट की वो बात करें। एक्चुअली अच्छा मैनेजमेंट है। यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं अब जो हमने अपना कुछ दिन पहले हमने एक सेमिनार किया था, अगर ध्यान हो, वेबिनार हमने हम्म, किया था मल्टी बैगर वाले हम्म, में, तो वहाँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि एक शेयर को मैंने ऐसे ही मतलब उसके मूव को कैप्चर किया था, कि हमने उस पर यही देखा था कि भाई उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि वो मैं बात कर रहा हूँ गैब्रियल इंडिया की। उस समय वो 175 के आसपास था, और ये था कि ये जो है कंपनी शॉकर तो बनाती है ऑटो वगैरह की, लेकिन उस समय उसने वंदे भारत को सप्लाई शुरू किया था, डैम्पर्स, उसके जो शॉकर्स सॉफ्ट के एब्जॉर्बर्स होते हैं उसको डैम्पर्स बोलते हैं। तो वो उन्होंने वंदे भारत, चूंकि बहुत ज्यादा उस समय मोमेंटम था कि वंदे भारत ढेर सारी बन रही हैं,
और दूसरा उसी समय पॉजिटिव न्यूज आया कि उसने एक बाहर की कंपनी से एमओयू साइन किया हुआ है सनरूफ बनाने का। और सनरूफ जो है पिछले 1.5 साल में काफी गाड़ियों में बहुत तेजी से लगना शुरू हुआ। बहुत ज्यादा। तो वो समय था, वहां से गैब्रियल इंडिया जब वो सीधे काफी तेजी से बढ़ गई, काफी तेजी से जो है वो अपना उसने स्पीड अप किया, और वहां से वो काफी मूव कर गई। अ, काफी बढ़िया 2 से 3 गुना उसने रिटर्न जनरेट की। नहीं, डेफिनेटली वो जो कंपनीज ऑपरेशनली अच्छा करने की कोशिश करती है, दे विल ऑलवेज क्रिएट वैल्यू इन द लॉन्ग रन। मेरा तो यही मानना है। ठीक ट्रू। है, अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ठीक है। अर्निंग ग्रोथ ई से। हाँ, ई एक से तो हमारा है। सबसे ये है कि इसमें फंडामेंटल में आपको और मतलब ज्यादा एक्रोनिम में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फंडामेंटल की स्पेलिंग सबको पता है, और वो फंडामेंटल से ही सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। देखिए, वो हमने बेसिकली लिसनर्स के लिए, या जो हमारे पास भी फंडामेंटल्स का सीखने के लिए आते हैं, उनके हम्म। लिए ये इजी करने के लिए बनाया, ताकि उनको याद रहे। और वो सही बात। जब कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो एक चेकलिस्ट फॉलो कर लें कि भाई हाँ हाँ, हमने ये चीज चेक की है, या इस एकदम पैरामीटर पे कंपनी खरी उतरती है कि नहीं उतरती है। एकदम। तो उससे क्या है, कंपनी के लिए अच्छा चीज हो जाता है। ठीक है, हम्म। तो ई से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है, अभी पोटेंशियल। तक हमने बात की है कंपनी के बैलेंस शीट को लेकर के, या एसेट लायबिलिटी को लेके, या कंपनी के पास्ट में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, पी रेशियो या प्राइस टू बुक रेशियो। पर हम्म। अब हम इस पॉइंट में कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। ग्रोथ पोटेंशियल ठीक है, ठीक। कंपनी ने उसकी रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, कंपनी की फोरकास्ट क्या है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है क्या, उस पे इम्पैक्ट, उसका कितना इम्पैक्ट आएगा कंपनी के अर्निंग्स पे या कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स पे। ये हम्म। सब चीजें इस फैक्टर में हम लोग एनालाइज करते हैं, बिकॉज ठीक। अल्टीमेटली हम पैसा आज लगा रहे हैं। तो हाँ। ठीक है, जितना पास्ट इंपॉर्टेंट है, उतना ही फ्यूचर भी इंपॉर्टेंट है। कंपनी फ्यूचर में फ्यूचर क्या ज्यादा करने, इंपॉर्टेंट, फ्यूचर तो ज्यादा है, क्योंकि एज एन हाँ, इन्वेस्टर फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। लगता है तो फ्यूचर ज्यादा फ्यूचर में इंपॉर्टेंट है। कंपनी का क्या अच्छा रहने वाला है, उसके बेसिस पे हाँ, क्योंकि आज उसमें एज एन इन्वेस्टर अगर हम कोई 100 रुपए का शेयर खरीदते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि कल वो बढ़ना चाहिए, तो वो बढ़ने के लिए फ्यूचर जब ग्रो करेगा तभी तो शेयर भी बढ़ेगा, अदरवाइज तभी कहाँ से बढ़ेगा, बढ़ेगा। तभी बढ़ेगा अल्टीमेटली। तो ठीक है, तो ये चीज इसमें इस पॉइंट में हम लोग एनालाइज करते हैं। हम्म। इसमें काफी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, जिसमें कंपनी का हिस्टोरिकली ग्रोथ क्या रहा है, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। प्लस एक्सपेक्ट करते अगर कोई कंपनी कोई अलग मेजर ले रही है, या कोई नया प्रोडक्ट ला रही है, या कोई नया सर्विस लॉन्च कर रही है, उसका भी कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, हैं। वो भी एनालाइज करने का कोशिश करते हैं कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को निकालने के लिए। ठीक बात। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एन से आता है हमारा, वो है नेट प्रॉफिट एंड मार्जिन। ठीक है, मार्च। ठीक अभी है। तक जो पहले बात चल रही थी वो ऑपरेशंस की बात हो रही थी। अब ठीक। अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट की बात हो रही है, कि भाई कंपनी का मार्जिन क्या है, या कंपनी एक्चुअल में कितने पैसे बना रही है। ठीक है, ठीक। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज बेसिकली अ मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड हम्म। एफिशिएंसी। ठीक है, ठीक। तो कम जितना हायर मार्जिन रहेगा कोई भी कंपनी का, हाँ। उतना ही मार्केट उसको हायर पी देगा, या हायर सही है। वैल्यूएशन देगा। शेयर ठीक है, होल्डर्स को तो नेट प्रॉफिट ही मिलना है, नेट प्रॉफिट से ही शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर को को। नेट प्रॉफिट ही मिलना है। और सही है। जितना हायर मार्जिन रहेगा ना, उसमें गलती करने की जगह उतनी ज्यादा है। ज्यादा है। सही बात है। आज कुछ कंपनीज है जो 2 3 4% मार्जिन पे काम करती है। ठीक है, हम्म। तो उनके पास गलती करने की जगह ही नहीं है, उनको एट ऑलवेज ऑन द टोज रहना पड़ेगा। ठीक दे बात है। कैनॉट दे कैनॉट अफोर्ड इवन 1% डाउनफॉल इन द नेट मार्जिन। तो करेक्ट। डाउन टर्न्स के टाइम में उन लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ। बट कोई कोई कंपनी अगर 30% 40% 50% की मार्जिन पे ऑपरेट कर रही है, हाँ। तो इन टाइम्स ऑफ स्लो डाउन साइक्लिकल, देखिए बिजनेस डिफिकल्ट हमेशा टाइम्स में साइक्लिकल रहता है। इजीली इजीली वो पास कर पाएंगे, डिफिकल्ट टाइम्स में वो इजीली सेल कर पाएंगी, सर्वाइव कर पाएंगी। ठीक है, सर्वाइव कर तो पाएंगी। ऐसी कंपनीज हमेशा एक हायर मार्जिन डिजर्व, हायर वैल्यूएशन डिजर्व करती हैं, एक हायर प्रीमियम डिजर्व करती है कंपेयर टू अदर कंपनीज। हम्म। ठीक है, इसमें हाँ, तो इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, जो मैं आप लोग के, आपके लिसनर्स को के संग बोलूंगा। नेट हम्म। प्रॉफिट बाय टोटल रेवेन्यू, नेट हम्म। प्रॉफिट बाय टोटल रेवेन्यू, इससे आपका मार्जिन निकलता है, कि ठीक। कितना परसेंट मार्जिन है। ठीक है, हम्म। आज के डेट में देखो विशाल भाई क्या है कि
कोई भी, इवन कोई भी व्यूअर, इवन एक लेमैन भी और प्रोफेशनल भी इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना नहीं चाहता है। रेडीमेड वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ये सारी डेटा मिल जाते हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीनर है, ये ईटी मार्केट है, या फिर मनी कंट्रोल है, तो यहाँ पर भी सारी फ्रीली अवेलेबल है सारी इंफॉर्मेशन। नहीं, आई एग्री कि फ्रीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट सिंस जो लिसनर्स अभी शुरू कर रहे हैं अपनी हाँ, जर्नी हाँ, या नए रूप से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं उनको हमेशा ये चीज सजेस्ट करूंगा कि ये सब आप खुद एक बार प्रैक्टिस करें, करें दो बार जरूर। प्रैक्टिस करें। और बैक टू द बेसिक्स, हाँ, हाँ, बैक टू द बेसिक्स, यू बैक हैव टू द टू स्टार्ट बेसिक्स। फ्रॉम द बेसिक्स। वंस यू हम्म, स्टार्ट डूइंग इट, तब आपको आप उसके लिए यूज टू हो जाएंगे। तो आई एकदम। थिंक वो शुरू के 2 4 5 कंपनी जब आप कर लें, उसके बाद हाँ, आपको कोई भी वेबसाइट को रेफर करना है, आप डेफिनेटली करें। पर एकदम। शुरू के 4 5 कंपनी का जब आप एनालाइज करें, तो आप हम्म, या तो कंपनी का वेबसाइट से या एक्सचेंजेस की वेबसाइट से, ये दो वेबसाइट्स को में से ही डेटा को निकालें, और फिर जरूर। उस डेटा को कंपाइल करके अपना एनालिसिस करें। एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप बैलेंस शीट और उसका जो इनकम स्टेटमेंट है और कैश फ्लो है उसको रीड आउट कर पाएं, और उसको रीड करके उसको इंटरप्रेट कर पाएं कि इसका मतलब इंटरप्रेट क्या करते हैं। है। करेक्ट। मतलब मैं तो देखिए वैसा हूँ, मतलब मैं तो वैसे मेरी बेसिक्स में ट्रेनिंग हुई भी है हाँ, कि हाँ, कंपनी का फिजिकल एनुअल रिपोर्ट घर पे आता था। उस हाँ। एनुअल रिपोर्ट, ना कोई कंप्यूटर, ना कोई एक्सेल, ना कुछ, ठीक है। वो हम्म। कंपनी का एनुअल रिपोर्ट लेकर के हाथ में बैठते थे, करते एक थे। पेपर पेन लेकर के बैठते थे कि भैया अब कंपनी का वैल्यूएशन निकालना है, हाँ, कि और वो हमारे बड़ी हिसाब से मोटी क्या फेयर मोटी वैल्यू। एनुअल रिपोर्ट आती थी, इतनी मोटी हाँ, मोटी। इतनी मोटी मोटी हाँ। एनुअल रिपोर्ट्स आती थी। उसमें हम्म, से सारा एक एक डेटा निकाल निकाल करके, खोज खोज करके डेटा निकालते और फिर एकदम। एनालिसिस करते थे। तो हम्म, उससे क्या होता है ना, देखिए आज के दिन में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं उसके लिए हाँ, नहीं मना कर रहा हूँ। एंड ठीक है, एंड इट इज नॉट रॉन्ग ऑल्सो टू यूज द इन्फॉर्मेशन, बट हम्म। आपको उस इन्फॉर्मेशन का बेसिक्स पता होना चाहिए या रीजन पता होना चाहिए। उससे करेक्ट। क्या है, आपका खुद का नॉलेज बहुत स्ट्रांग रहता है, और रहता है। आपसे भी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि यार ये इसका ये रीजन है। नंबर करेक्ट। लेना बहुत इजी है, पर वो नंबर कहाँ से आया, ये भी पता होने जब से आपको आपका स्टॉक वेस्ट बेटर मार्केट हो जाता है। प्रोफेशन बनाना है, स्टॉक मार्केट से ही आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ढूंढनी है, तो आपके अंदर ये स्किल तो होनी चाहिए, इररेस्पेक्टिव आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं या नहीं है। हाँ, मतलब देखिए, हम लोग हिसाब में ना बोलते थे कि भाई हिसाब यहाँ से होना चाहिए, पेपर पेन हम्म, पे तो सिर्फ लिखा जाता है। लिखा जाता है, सही बात है। वो स्टॉक मार्केट के जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, उनका हाँ, सारा हिसाब यहाँ रहता है। हाँ, रहता है, सही बात है। तो वो स्किल जो है, वो सॉफ्ट स्किल जो है, वो हम्म, जितना आप जल्दी डेवलप करोगे या जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उससे डेवलप हो जाएगा। हाँ, उतना अच्छा है। कोई भी वेबसाइट से डेटा लेना इज वेरी इजी, मतलब आज के वेरी दिन में इट्स वेरी इजी। करेक्ट। बट आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये सॉफ्ट स्किल भी संग में डेवलप हो जाएगी। डेवलप होगी। सही बात है। तो इसीलिए इसीलिए नहीं, मैं नहीं, ये बोलूंगा कि 4 5 कंपनीज का आप करें, उसके बाद आप डेफिनेटली आप यूज नहीं, करें। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो चलिए, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर तो आते हमारा हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टी से आता है। टी से हम्म। होता है जनरली थ्रेट्स या रिस्क, जिसको बोलते हैं। यस। हाँ, हाँ। कंपनी में, कंपनी का क्या क्या रिस्क है, कंपनी को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कंपनी, आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू एनालाइज द रिस्क ऑल्सो, बिकॉज हम्म, अल्टीमेटली आपके पैसे लगे हैं, तो आपके पैसे का रिस्क क्या है आपको पता होना चाहिए। पता उससे होना। आप इन टाइम्स ऑफ सिचुएशंस यू आर बेटर प्रिपेयर्ड मेंटली। ट्रू। तो जिस भी कंपनी में आपने पैसे लगाए हैं, उस कंपनी को किस किस तरीके का रिस्क उसमें हो सकता है, उसकी अर्निंग पे क्या रिस्क हो सकता है, उसके सेक्टर में क्या रिस्क हो सकता है, और बाकी और भी कोई पर्टिकुलर चीजें हैं तो उसको ध्यान में रखना है। जैसे अगर आईटी कंपनीज हैं तो उनमें हमेशा से जो है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रहता है, कि अचानक से कहीं इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे यूएस का हो गया तो उसकी वजह से जो है उनकी करेंसी में, उनके प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ता है। फिर इसी तरह से अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनी है तो क्रूड के रेट पर ध्यान रखना पड़ता है, कि अगर अचानक से कहीं कहीं कुछ वॉर हो गई या कहीं कुछ भी हो गया तो उसकी वजह से सडन उनमें उनके रेट्स में चेंज हो जाते हैं, रॉ मटेरियल के रेट्स में। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना इस तरीके से जरूरी है कि खतरे क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, चलिए। इसमें देखिए काफी तरीके के रिस्क होते हैं, ठीक है। उसमें हाँ, से मेजर जो रिस्क है, मैं उसको उनके बारे में सिर्फ बता देता हूँ आपके जरूर। हाँ, लिसनर्स को, ये बढ़िया ठीक है। रहेगा। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट भी करते रहिएगा, मैं थोड़ा सा हल्का सा हम्म, डिस्क्राइब भी करूंगा हर एक थ्रेट को, ठीक है। सबसे पहला कोई भी कंपनी के लिए जो थ्रेट होता है, वो होता है कंपटीशन का। उसके सेक्टर कंपटीशन। में कंपटीशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट में टेलीकॉम में आपने देखा लास्ट 5 7 साल में क्या हुआ। क्या एक हुआ? बहुत ही ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री को कंपटीशन की वजह से खत्म हो गया। खत्म हो गया। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक जो अभी
ब्रोकर्स हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या एएमसी है, आफ्टर द लॉन्च ऑफ जियो फाइनेंस, इसमें भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन थ्रेट आने वाला है। आने वाला आई है। थिंक एक्सचेंजेस को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो हाँ, इंटरमीडियरीज हैं, जो नॉन बैंक ब्रोकर्स पे मतलब फर्क पड़ेगा, एकदम ब्रोकर्स पे फर्क ब्रोकिंग पे पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, एएमसीज पे काफी फर्क पड़ेगा, बिकॉज आई एमसीज पे थिंक जियो फर्क पड़ेगा। फाइनेंस ने एएमसी भी ली है, तो उनके उनके ऊपर काफी, बाकी कंपनीज के ऊपर काफी फर्क पड़ेगा। सही। तो कंपटीशन सबसे बड़ा रिस्क होता है। हम्म। सेकंड रिस्क जो होता है वो होता है इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क मतलब जैसे इकोनॉमी हमारी परफॉर्म कर रही है, उसमें अब कभी कभी अप साइकिल होता है, कभी डाउन साइकिल होता है, तो वो रिस्क हमेशा हर कंपनी के संग रहता है। कंजम्पशन बेस्ड कंपनीज हैं उनके ऊपर भी रहता है, फाइनेंस बेस्ड कंपनीज है उनके ऊपर भी रहता है। जैसे जैसे इकोनॉमी मूव करती है वैसे वैसे इन इन कंपनीज के ऊपर उसका हम्म। इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अभी जैसे हमने लास्ट क्वार्टर में देखा, कंजम्पशन ने हिट लिया है, या हम्म। जो स्मॉल मतलब स्मॉल फाइनेंस लोन कंपनीज है, उनके हाँ। उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, बिकॉज शायद इकोनॉमी में थोड़ा सा प्रेशर है, या डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम हो रही है, या लेवरेज हम्म। बहुत ज्यादा है, उस वो भी एक रिस्क है जो ठीक है। इकोनॉमी में रहता है। ठीक ठीक। ठीक है। थर्ड, आई थिंक रेगुलेटरी एंड लीगल रिस्क, ये काफी हम्म। ज्यादा बढ़ गया है रिसेंट टाइम्स में। ठीक है। हम्म। ये अभी हमने रिसेंटली देखा कि अदानी के ऊपर क्या हुआ। हाँ, इंडिया एकदम। की छोड़िए, बाहर के एक रेगुलेटर ने इंडिया के केस कर अदानी दिया के इंडिया। ऊपर, हाँ मतलब केस भी नहीं किया उन्होंने, एक इंडाइटमेंट किया एग्जैक्टली exactly, जो केस भी कि बना, बस वो एक इंडक्टमेंट, उसमें भी अभी अभी निकल के आ रहा है कि उनके डायरेक्टली नाम नहीं लिए गए हैं, और डायरेक्ट नाम नहीं लिए गए हैं। पर लेकिन आप ये सोचिए कि अगर कोई वेल्थ इन्वेस्टर है डिस्ट्रक्शन तो तो उनका बहुत कितना होगा। बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ है, बहुत कितना बहुत। मैसिव लॉसेस हुआ होगा लोगों को, अगर किसी ने पैनिक में शेयर्स बेच दिया या कुछ किया, तो वो सब चीजें आई अभी थिंक। भी काफी ह्यूज वोलेटिलिटी बनी हुई है, वो कभी 20% हाँ, सर्किट नीचे, कभी 10% सर्किट ऊपर, कभी 20% सर्किट ऊपर, तो वो तो ऊपर भी नीचे। रेगुलेटरी रिस्क के लिए, जो फॉर एग्जांपल अभी आईजीएल में हमने देखा, आईजीएल एमजीएल गुजरात गैस में, कि सही भाई बात उनका है। 20% एलोकेशन कम कर दिया, तो उन्होंने उनके शेयर्स एक एक दिन में 20% घट गए। घट गया है एकदम। वो एक रेगुलेटरी रिस्क है। हाँ, तो ये रिस्क आप देखिए कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करें उनमें रेगुलेटरी रिस्क कितना बड़ा है। सही बात है। ठीक चलिए, है। बहुत बढ़िया। फोर्थ आता है मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस। ये तो बहुत ही बड़ा, जैसे अभी बात हो रही थी कि टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन में, जैसे कि जीरोधा आ गया, तो उसने जो ट्रेडिशनल ब्रोकरेज थे उनको काफी डैमेज कर दिया। भी डैमेज कर दिया। या तो ये तो टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं, यूपीआई आने के बाद डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का काफी मार्केट काफी हद तक डैमेज हुआ। डैमेज हुआ है। ठीक है। एक एक और आई थिंक बहुत ज्यादा आने लग जाएगा अब टेक्नोलॉजी। जो भी चीज में, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, फूड डिलीवरी एप्स है। ठीक है। या उबर एकदम। उबर उबर एक एग्जांपल है। ठीक है। उबर हाँ, उबर ने टेक्नोलॉजी के थ्रू टैक्सीज या कैब सर्विसेज लॉन्च की, और आज के दिन में सिटीज में आपको नॉर्मल टैक्सीज मिलनी बंद हो गई हैं, बंद हो बहुत गए कम हो एकदम। गई हैं। ठीक है। एंड उबर ओला जो भी लॉन्च किया था, उससे आई थिंक 2x 3x प्राइसिंग पे आज के दिन में इजीली कंफर्टेबली कस्टमर्स को इजीली, सर्विस कर रहे हैं। इजीली इजीली। तो वो सही बात। टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन ला करके उन्होंने एक इंडस्ट्री अलग कर दी। अलग कर दिया, सही है। ठीक है। तो फिफ्थ आई थिंक ऑपरेशनल रिस्क बहुत बड़ा चीज है। हम्म। कंपनी के ऑपरेशंस कितने स्मूथ हैं, कितने एसकेयूज हैं, ठीक है, कहाँ हम्म। पर कितनी गलतियां हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से इंडिगो है। ठीक है। उनका इतना एफिशिएंट होना पड़ता है उनको, विद हम्म। टाइम विद एवरीथिंग, कि अगर उनका फ्लाइट 10 मिनट या आधी घंटा भी डिले होता है, तो उनके लिए कॉस्ट ओवररन बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा हो वो जाता एकदम है। थिन मार्जिन पे या थिन टाइम लिमिट्स पे ऑपरेट एकदम करते हैं, तो उनका ऑपरेशनल रिस्क हमेशा हाई है। हाई रहता है। ठीक है। वन मिस्टेक, वन फॉल्ट कैन मतलब उनके लिए पूरा पूरा हाँ, क्वार्टर उनके खराब कर उनके सकता है। उनके रेपुटेशन को डैमेज करता है, उनकी हाँ, मार्केट को, सेंटिमेंट को खराब करता है वो। पूरा पूरा क्वार्टर खराब कर सकता है उनका। तो ये ऑपरेशनल जो एफिशिएंट कंपनीज है उनके लिए हमेशा अच्छा वैल्यू मार्केट देगा, जो मार्केट देगा, ऑपरेशनल रिस्क अपना मिनिमाइज करके रखती है। मिनिमाइज करके रखती है। ऑटोमेटेड सर्विसेज विल ऑलवेज गेट अ हायर प्रीमियम, बिकॉज दे हम्म। आर मच मोर स्केलेबल। हाँ, एकदम ठीक है। सही बात है। एक एक और रिस्क है, वो होता है एनवायरमेंटल रिस्क। एनवायरमेंटल। जनरली मेटल कंपनीज, या फिर प्लाईवुड कंपनीज, माइनिंग माइनिंग कंपनी, कंपनीज, करेक्ट, ये माइनिंग सब के कंपनी। ऊपर एनवायरमेंटल रिस्क रहता है।
इनके रहता है। ऊपर कब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का या एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट का कब कौन सा रेगुलेशन आ जाए या कब क्या इम्पैक्ट आ जाए, ठीक है, मार्केट को पता नहीं है। फॉर एग्जांपल ओएमडीसी उड़ीसा माइन बोल के कंपनी है, हाँ। आज भी लिस्टेड है, हम्म, ठीक है। उनके आई थिंक 2008 या 10 में अचानक से 3 प्लांट बंद कर दिए गए थे उड़ीसा के, विच वाज हम्म, ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ देयर प्रोडक्शन। हम्म, अभी उनको वापस 2-3 महीना पहले वापस वो प्लांट्स माइंस ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला है वापस से। बट आप ये सोचिए कि कंपनी 14-15 साल से अपने ओन्ड माइंस के ऊपर काम नहीं कर पा रही है, जस्ट तो वो बिकॉज तो ऑफ सारे एसेट तो उतने में खराब हो जाते हैं ना, एसेट तो ह्यूज पड़े हुए हैं हाँ। सारे, खराब हो जाएंगे वो, उनकी तो लाइफ खत्म। अब तो उनके ऊपर वो एक इन्वायरमेंटल रिस्क था, बिकॉज हम्म, वहां पर कुछ किसी ने इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के लिए कंप्लेन कर दिया, एंड दैट इज वाई वो माइंस को 14-15 साल के लिए बंद कर दिया गया था। बंद कर दिया। चलिए, तो इन सब ये थ्रेड्स पर थ्रेड्स है। ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं आप वापस बोलूंगा आपके लिसनर्स को, एक बार ये सारा जो मैंने बोला है रिवाइंड करके हाँ, नोट डाउन हाँ। कर लें, आपके लिए एकदम। अच्छा रहेगा याद रखने के लिए, ठीक है। हम्म, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस को लेकर के। ठीक। देखिए, पर्सनली मैं बहुत ज्यादा इसको फॉलो नहीं करता हूँ एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस को लेकर के, बट अगर आप शुरू कर रहे हैं या अगर आप कोई भी नया कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके हम्म, लिए हमेशा इट इज फ्रूटफुल, आप उस जो भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसके अगर कोई भी एनालिस्ट रिपोर्ट्स हैं या हम्म, फोरकास्ट रिपोर्ट्स हैं, उनको आप पढ़े। उससे आपको आपको कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में या कंपनी के बारे में जो एनालिस्ट हैं उन्होंने क्या टारगेट दिए हैं या क्या बाई होल्ड सेल का रिकमेंडेशन दिया है, वो आपको समझ में आता है। और एक जो बड़ा विजन देखने का हैबिट डेवलप करने वाली बात है। हम्म, जनरली जब लोग आते हैं शुरू में तो वो 5-10-15%, 20% से ज्यादा रिटर्न नहीं सोच पाते। सही बट बात। वंस यू स्टार्ट रीडिंग दीज रिपोर्ट्स, यू योर विजन गेट्स ब्रॉडर, बिगर, सो यू अंडरस्टैंड कि इट इज अ वेरी बिग थिंग, और आप ज्यादा बड़ा टारगेट सोच पाते हैं। यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा दर्शकों को कि यहाँ पर बात हो रही है एनालिस्ट की, जो है एनालिसिस की, उसके ब्रोकर रिकमेंडेशन की बात नहीं हो रही है, एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन। तो बहुत से लोग कंफ्यूज आते हैं कहीं कि सर वो ब्रोकर या टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में कहीं ब्रोकर रिकमेंडेशन आ गया, उसकी बात नहीं हो रही है। आप देखिए कि उन ब्रोकरिंग रिकमेंडेशन के पीछे के जो एनालिसिस है उसको आप स्टडी करिए और उसको अपने हिसाब से समझिए, उससे आपके जो है वो स्किल डेवलप होगी। वो रिपोर्ट्स में काफी चीजें होती है, आपको कंपनी के इनसाइट्स के बारे में भी पता चलता है, कंपनी के क्या अर्निंग्स होने वाले हैं, कंपनी कुछ क्या कर रही है, या कंपनी के मैनेजमेंट क्या किस बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको बेशक। उसमें से एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा एक डिटेल्ड वर्जन मिलता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू शुड रीड इट। मैं नहीं बोल और रहा हूँ कि आप उसको फॉलो करें, पर बेस्ट पढ़े वे है, जरूर। जैसे हम करते हैं, बेस्ट जगह होती है इसको अगर आपको जानना है तो आप कंपनी की कॉन कॉल रीड करिए। कंपनी की कॉन कॉल में पूरी एक्सपेक्टेशन, जो एनालिसिस की, जो एनालिस्ट की जो पूरी की पूरी डिस्कशन होती है, वो वहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आप ऑडियो सुन सकते हैं या फिर ट्रांसक्रिप्ट रीड कर सकते हैं, तो वो दोनों तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। हाँ, आजकल ये काफी देखा गया है कि जो आपने बताया ना कि कौन कॉल हम्म, सुन लीजिए, हाँ, स्टॉक रिजल्ट के दिन कुछ और परफॉर्म करता है, और जब हाँ, कंपनी या मैनेजमेंट आकर के कॉन कॉल में क्लैरिफिकेशन देती है या कंपनी डिटेल्ड एग्जैक्टली अपना वर्जन बताती है, तब स्टॉक पूरा उल्टा परफॉर्म करता है। परफॉर्म करता है। तो ये भी बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा नहीं इम्पैक्ट आता है इसका, बट हम्म, ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं उनको ये चीज थोड़ा सा देखना चाहिए कि कंपनी के कॉन कॉल में क्या बातें हुई हैं जिसके कारण ऐसा प्राइस एडवर्स मूवमेंट्स आ रहा है। सो हुआ है एकदम। वो उससे काफी अच्छी लर्निंग लेगी। एकदम, एकदम। ठीक चलिए, है। बढ़िया, बहुत अब बढ़िया। अपना लास्ट जो पॉइंट है एल से, वो है एल। लिक्विडिटी असेसमेंट। ठीक है। हाँ। जो आपने बीच में बहुत बताया भी था शॉर्ट टर्म एसेट्स को लेकर के, हम्म, हम्म, यहाँ पर उसी एसेट्स के बारे में बात होगी, लिक्विडिटी असेसमेंट। कि भाई अगर कंपनी खराब दौर से गुजरती है, तो हम्म, कंपनी के पास कितने पैसे हैं अपनी लायबिलिटीज को मैनेज करने के लिए, फटाफट उठाने के लिए। ठीक ठीक बात है। है। मैं सिंपल में बता देता हूँ, लिक्विडिटी का मतलब ये है कि कंपनी कितने फास्ट या कितने आसानी से अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकती है टू हम्म, मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। ठीक, ठीक है। ठीक, ठीक। लॉन्ग टर्म एसेट्स तो देखिए कंपनी थोड़ा डिले कर सकती है, कंपनी के पास टाइम होता है जनरली। बट जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, अकाउंट पेबल्स हैं या कुछ सीसी है, वो सबको मैनेज करने के लिए
कंपनी कितना जल्दी अपना कैश क्रिएट कर सकती है। हम्म। तो इसको जनरली दो मेजर से देखा जाता है। एक होता है करंट रेशियो, दूसरा होता है क्विक रेशियो। ठीक क्विक है, रेश। मैं वापस बोल रहा हूँ, एक फर्स्ट होता है करंट रेशियो, दूसरा होता है क्विक रेशियो। करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। हम्म। ठीक है, करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज, ये जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया है। एकदम। ठीक है, और नेक्स्ट आता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो मतलब क्विक क्विक। एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। आप ठीक पूछेंगे बात। क्विक एसेट्स क्या है? क्विक एसेट्स बेसिकली करंट एसेट्स में से भी कुछ एसेट्स हैं जो आप शायद रियलाइज ना कर पाए इन्वेंट्री बहुत को हटा जल्दी। देते हैं, मोस्टली इन्वेंट्री इन्वेंट्री हटा को देते आप हैं। इन्वेंट्री बेसिकली हटा देंगे तो हाँ, आपका, क्योंकि टिकट माल हटा देते तुरंत बेचना हैं। थोड़ा हाँ। डिफिकल्ट हो जाता है। सो उसको क्विक एसेट्स बोला जाता है। क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू क्विक रेशियो। ये भी नंबर जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया है। ठीक है, तो ये बेसिकली फंडामेंटल का एक पूरा ब्रॉड अप्रोच है जिससे Broad आप approach। एक कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक। ठीक है। ठीक बात है, ठीक बात है। और ये जो है, ये जो हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस बात को जानते होंगे कि बीकॉम को ही पढ़ाया जाता है। बीकॉम में रेशियो एनालिसिस के साथ से लेकर के अभी तक के मतलब करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट और ये सब तो बहुत। हाँ, एक चीज थोड़ा सा मैं खाली ये कहना चाहूंगा कि ध्यान रखने की जरूरत खाली ये है कि कहते हैं, जनरली ऐसा कहा जाता है कि करंट एसेट जो रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि उसमें देखना पड़ता है कि उसमें करंट एसेट के कंपोनेंट कौन से ज्यादा हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा अनयूटिलाइज्ड कैश या बैंक पड़ा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। उसका प्रॉपर यूज, चैनलाइजेशन होता रहना चाहिए रेवेन्यू जनरेशन के प्रोसेस में। ऐसा नहीं कि करंट एसेट ढेर सारा खड़ा हो रखा है और वो अनयूज्ड है वो। तो उसमें देखना पड़ता है कि करंट एसेट के कौन से कंपोनेंट में डेटर्स ज्यादा है। डेटर्स भी बहुत ज्यादा होना बहुत प्रूडेंट काम नहीं होता है। सेल्स का अगर मेजोरिटी डेटर्स में ही कन्वर्ट हो गया तो वो भी बहुत बुद्धिमानी नहीं होती है। तो जनरली हम्म, जितना कम हो डेटर्स उतने अच्छे हैं। मतलब ये है कि आपको पेमेंट मिलती जा रही है टाइम पे, जो भी आप माल बेच रहे हो उधार में। तो कुल मिलाकर के आपको ये सारी चीजों को, फैक्टर्स को समझना है। बिजनेस को समझने के लिए ये सारे पैरामीटर्स यूज होते हैं। और वहां से जो है वो पूरी की पूरी आपको बिजनेस की एक समझ डेवलप होती है कि बिजनेस कितना हेल्दी है। हम्म, मैं पर्सनली पे बताऊं, जो मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं विशाल, तो मैं क्या बताऊं, मैं फंडामेंटल एनालिसिस कहता ही नहीं हूं। मैं इसको हम्म, कहता हूं बिजनेस हेल्थ एनालिसिस। क्योंकि फंडामेंटल बड़ा मोनोटोनस एक टाइप हो गया लोग फंडा, मैं कहता हूं देखो ये बिजनेस हेल्थ एनालिसिस है। कितना हेल्दी बिजनेस है। तुम लंगड़े घोड़े पे दाव लगा रहे हो कि एकदम अरबी घोड़े पे दाव लगा रहे हो, पता चल जाएगा यहां से। ठीक है। तो जितना हेल्दी बिजनेस होगा उतना कॉन्फिडेंट रहो कि तुम्हारा दाव जो है वो जीतेगा, तुम्हारा जो बेट है वो विन करेगी। विन करेगा। अदरवाइज अगर कमजोर घोड़ा है, बीमार है, लंगड़ा घोड़ा है, तो फिर अब भूल जाओ कि ये जीतेगा। कभी गलती से कोई जीत गया तो ये मत समझो कि ये रूल बन गया कि अच्छी थी निकल गए। हम्म। तो ये सब कहीं ना कहीं वो चीजें हैं। चलिए, बहुत बढ़िया रहा विशाल। आपने ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू किस तरीके से कौन से फैक्टर्स को एनालाइज करके हम एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन मार्केट में कर सकते हैं, इसके लिए विशाल ने एक बहुत बढ़िया ये एक तरीका शेयर किया। फंडामेंटल, वो नाम ही फंडामेंटल है उसका। और उसके जब हम डिटेल में जाएंगे तो एक एक फैक्टर निकल करके आते हैं। तो ये अपने आप में एक सफिशिएंट पैकेज है जिससे कि आप कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं एक अच्छे स्टॉक को चूज करने की। तो विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आपने ये शेयर किया हमारे दर्शकों के साथ। थैंक यू अनिल जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये शेयर, मतलब इसके बारे में बात करके। एंड आई होप आपके वीडियो के माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ये ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट हों इस चीज को करने के लिए। जरूर।